एक पल के लिए ना ये सोचना बड़ा दिलचस्प लगता है कि हाथ में एक पेन है और महज एक हस्ताक्षर से किसी की मौत की सजा पूरी तरह से माफ की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, सुनने में बहुत नाटकीय लगता है ना? मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई जज इस फैसले को पलट नहीं सकता। पहली बार में तो ये किसी निरंकुश राजा या सम्राट की कहानी लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी राजशाही का दृश्य हो। सही बात है, अक्सर बाहर से देखने पर ऐसा ही भ्रम होता है। लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि संसद का मतलब सिर्फ वो गोले मारत है या टीवी पर होने वाली भारी भरकम बहसें। बिल्कुल। पर इस पूरी विधायी मशीनरी के पीछे जो नियम काम कर रहे हैं ना, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम लोग संविधान के अनुच्छेद 72 से लेकर 100 तक फैले सत्ता के इस भूल भुलैया को डीकोड करेंगे। और ये पहलू सच में सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाला है, क्योंकि जब हम बाहर से इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं तो सब कुछ बहुत सीधा लगता है कि भाई वोट दिया, सरकार बनी और कानून पास हो गए। हाँ, एकदम सीधा गणित लगता है। लेकिन जब हम इस डीप डाइव में गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि शक्तियों का बंटवारा कितनी बारीकी से किया गया है। हर एक शक्ति के पीछे एक नियंत्रण है, जिसे हम चेक और बैलेंस कहते हैं। बिल्कुल। और मृत्युदंड को माफ करने की जिस सर्वोच्च शक्ति का जिक्र आपने भी किया ना, वही इस व्यवस्था के भ्रम और वास्तविकता को समझने का सबसे बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। तो चलिए इसी सर्वोच्च शक्ति से इस मशीनरी के पुर्जे खोलना शुरू करते हैं। अनुच्छेद 72 देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। और ये तथ्य बहुत ही हैरान करने वाला है कि राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए क्षमादान दे सकते हैं। जी बिल्कुल, किसी भी अपराध के लिए। मतलब सेना न्यायालय द्वारा दी गई सजा को भी माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये तो एक ऐसा अधिकार है जो सीधे न्यायपालिका के पैरेलल या समानांतर खड़ा दिखाई देता है। यहीं पर यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये न्यायपालिका के खिलाफ कोई शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक कार्यपालिका की शक्ति है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर है। अच्छा, तो ये कोर्ट को चुनौती देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कभी कभी न्याय व्यवस्था से भी अनजाने में कोई मानवीय भूल हो सकती है या परिस्थितियां इतनी जटिल हो सकती हैं जहां कानून की कठोरता से ज्यादा करुणा की जरूरत हो। इसीलिए इसे 5 बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। ये कोई मन मर्जी से लिया जाने वाला फैसला नहीं है। उन 5 श्रेणियों का लॉजिक समझना और भी दिलचस्प है। जैसे अगर किसी को मौत की सजा मिली है और उसे उम्र कैद में बदल दिया जाए तो इसे लघुकरण कहते हैं। हाँ, कम्यूटेशन। मतलब सजा का रूप ही बदल दिया गया, उसे हल्का कर दिया गया। लेकिन अगर कोई 10 साल की कठोर जेल काट रहा है और उसे घटाकर 5 साल कर दिया जाए तो ये परिहार या रिमिशन है। सही कहा। इसमें सजा की प्रकृति कठोर ही रहती है, बस समय कम हो जाता है। बिल्कुल। और परिस्थितियां इससे भी ज्यादा जटिल हो सकती हैं। सोचिए जरा, अगर कोई महिला अपराधी गर्भवती है या कोई अपराधी गंभीर रूप से विकलांग हो गया है। हाँ, ऐसे में तो कठोर सजा देना अमानवीय हो जाएगा। एकदम सही। तो ऐसे विशेष मामलों में सजा को टालने या कम करने के लिए विराम यानी रेस्पाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक प्रक्रिया प्रबलन की भी होती है, जिसे रिप्रीव कहते हैं। जैसे जब किसी को फांसी होने वाली हो तो वो दया याचिका लगाता है। उस याचिका पर विचार होने तक फांसी पर जो अस्थायी रोक लगाई जाती है। अच्छा, मतलब जो टेम्पररी स्टे लगता है, कर देना, मानो उसने कभी कोई अपराध किया ही न हो। अरे वाह, मतलब स्लीट एकदम साफ। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अगर अनुच्छेद 72 इतनी असीमित और राजाओं वाली शक्ति देता है तो क्या इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे जिसका चाहे उसे माफ कर सकते हैं? मतलब एक लोकतांत्रिक ढांचे में बहुत खतरनाक नहीं है? यही सवाल इस पूरी व्यवस्था की आत्मा है, और इसका जवाब हमें उस इल्यूजन या भ्रम से बाहर निकालता है जो अनुच्छेद 72 बनाता है। क्योंकि जैसे ही हम अनुच्छेद 73 और 74 की तरफ बढ़ते हैं, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। वो कैसे? अनुच्छेद 74 बहुत साफ शब्दों में स्थापित करता है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति राजा नहीं होता। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अच्छा। और राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल, जिसमें क्षमादान भी शामिल है, उसी मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे। ओहो, मतलब जो चेहरा हमें सत्ता के शिखर पर दिखाई देता है, असली नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है। बिल्कुल। जो मंत्रिमंडल कह रही है वही हो रहा है।
इस संदर्भ में 1976 का 42वां संविधान संशोधन एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट नजर आता है, क्योंकि उस दौर के राजनीतिक माहौल में जब शक्तियों का बहुत तेजी से केंद्रीकरण हो रहा था, इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह को पूरी तरह से बाध्यकारी या बाइंडिंग बना दिया था। हाँ, और ये लोकतांत्रिक इतिहास का एक बहुत नाजुक मोड़ था। सत्ता का संतुलन बिगड़ रहा था, इसलिए 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन लाया गया तो वो एक प्रकार का कोर्स करेक्शन था। अच्छा, मतलब गलती सुधारी गई। हाँ, इसने राष्ट्रपति को एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आज़ादी दी। इस संशोधन ने तय किया कि राष्ट्रपति किसी भी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस मंत्रिमंडल के पास भेज सकते हैं। पर केवल एक बार, है ना? अगर मंत्रिपरिषद उसी फाइल को बिना किसी बदलाव के वापस भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। सटीक बात। ये इसलिए किया गया ताकि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप न रहें। वे सरकार को चेतावनी दे सकें कि भाई, इस फैसले पर फिर से विचार कीजिए। एक मॉरल प्रेशर बनाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन साथ ही अंतिम शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों यानी मंत्री परिषद के पास ही रहे, ना कि एक मनोनीत या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए व्यक्ति के पास। यह एक बहुत ही बारीक संतुलन है। अगर इस पूरी तस्वीर को जोड़ा जाए तो कार्यपालिका का काम राष्ट्रपति के नाम पर हो रहा है, लेकिन दिमाग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का है, क्योंकि अनुच्छेद 77 भी तो स्पष्ट करता है कि भारत सरकार के सभी कार्य प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। जी हाँ। अब यहाँ एक व्यावहारिक समस्या पैदा होती है। अगर राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच संवाद ही ना हो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्रैश कर जाएगा ना। बिल्कुल क्रैश कर जाएगा। और इसी क्रैश को रोकने के लिए अनुच्छेद 78 डिजाइन किया गया है। ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य बनाता है कि सरकार क्या कर रही है, कौन से नए कानून लाने वाली है या प्रशासन के क्या फैसले हो रहे हैं, इसकी पूरी सूचना राष्ट्रपति को दी जाए। मतलब प्रधानमंत्री असल में राष्ट्रपति भवन और संसद के बीच का एक अनिवार्य पुल है। एकदम सही, एक कम्युनिकेशन ब्रिज है। ये पुल वाली बात तो बहुत तार्किक लगती है, लेकिन जब सरकार ये भारी भरकम मशीनरी चला रही होती है तो वे कानूनी मुश्किलों में भी तो फंसते होंगे। कार्यपालिका द्वारा लिए गए फैसलों को अक्सर अदालतों में चुनौती दी जाती है। बहुत बार दी जाती है। तो सरकार का बचाव कौन करता है? यहाँ प्रवेश होता है एक बेहद दिलचस्प पद का, भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में है। हाल है। वैसे देश के पहले महान्यायवादी MC सितलवाड़ थे। इस पद को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई न्यायाधीश या अंपायर नहीं है। महान्यायवादी विशुद्ध रूप से सरकार का अपना डिफेंस लॉयर होता है। और शायद इसीलिए महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। संविधान के अनुसार वे राष्ट्रपति के प्रसाद्य पर्यंत, मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, काम करते हैं। बिल्कुल। इसका सीधा सा लॉजिक ये नजर आता है कि अगर आप किसी वकील को रखते हैं और आपको उस पर भरोसा नहीं रहता तो आप उसे किसी भी दिन निकाल सकते हैं। और चूंकि सरकार ही राष्ट्रपति के माध्यम से फैसले ले रही है तो सरकार जब चाहे अपना कानूनी सलाहकार बदल सकती है। हाँ, एकदम व्यवहारिक बात है। और ये लॉजिक अनुच्छेद 88 में और भी गहराई से दिखाई देता है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बैठने और बोलने का अधिकार देता है। अच्छा, मतलब वकील संसद में बैठ सकता है? बिल्कुल। सरकार जब कोई नया बिल लाती है तो महान्यायवादी वहां मौजूद रहकर उसकी कानूनी वैधता पर सरकार का पक्ष रख सकते हैं। लेकिन, और ये लोकतंत्र का एक बहुत ही शानदार नियम है, महान्यायवादी वोट नहीं दे सकते। अरे वाह, ये शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का कितना बेहतरीन उदाहरण है। मतलब सरकार का वकील संसद में आकर बहस तो कर सकता है, ज्ञान दे सकता है, लेकिन वो देश की जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। सही कहा। इसलिए जब कानून को पास करने या खारिज करने का ऐतिहासिक क्षण आता है तो एक गैर चुने हुए व्यक्ति का वोट कैसे गिना जा सकता है? और यही लोकतंत्र की असली जीत है। विशेषज्ञता अपनी जगह है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार केवल जनता के प्रतिनिधियों को ही है। चलिए, अब कार्यपालिका और उनके कानूनी सलाहकारों के दायरे से बाहर निकलकर इस पूरी व्यवस्था के मुख्य अखाड़े की बात करते हैं, यानी संसद के ढांचे पर आते हैं। जी। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। यहाँ ये तथ्य हमेशा चौंकाता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में बैठते नहीं हैं, फिर भी वे इस विधायी ढांचे का अभिन्न अंग हैं। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। संसद का काम है कानून बनाना।
और कोई भी बिल तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उस पर आखिरी मुहर यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। बिल्कुल। लेकिन संसद का जो मुख्य रोमांच है ना, वो लोकसभा और राज्यसभा की अंदरूनी बनावट में छुपा है, जो अनुच्छेद 80 और 81 में दर्ज है। हाँ, इन दोनों सदनों की बनावट एक प्रकार का वैचारिक संघर्ष भी पैदा करती है। हाँ। लोकसभा जनता का सदन है, जो जन भावनाओं, तात्कालिक मुद्दों और लोकप्रियता की लहर पर सवार होकर आता है। दूसरी तरफ राज्यसभा है, जिसे राज्यों की परिषद या उच्च सदन कहा जाता है। और इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ नामों का नहीं है, ये लोकप्रियता बनाम स्थिरता का एक जानबूझकर तैयार किया गया संतुलन है। मतलब पॉपुलिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। एकदम सही। इसीलिए दोनों सदनों में जाने की न्यूनतम उम्र में भी फर्क रखा गया है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये केवल एक संख्या नहीं है। ये संविधान निर्माताओं की ये सोच थी कि उच्च सदन में थोड़ा अधिक अनुभव और ठहराव आना चाहिए, ताकि वो लोकसभा के किसी भी जल्दबाजी में लिए गए फैसले को संयम से परख सके। इसे एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है और ये समय से पहले भी भंग हो सकती है। कल्पना करना भी डरावना है कि अगर अचानक युद्ध हो जाए या देश में आपातकाल आ जाए और लोकसभा भंग हो चुकी हो, तो क्या देश का पूरा विधायी सिस्टम ठप हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। और यही राज्यसभा स्थायित्व प्रदान करती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए चुनकर आते हैं। मतलब काम कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल, देश के पास हमेशा एक काम करने वाली संसद मौजूद रहती है। इसके अलावा राज्यसभा की 250 की अधिकतम संख्या में से 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं। मनोनयन की बात आई है तो 2020 का 104वां संविधान संशोधन एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव लेकर आया है। पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब वो व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म कर दी गई है। अब लोकसभा पूरी तरह से सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों का ही सदन रह गई है। तो देखिए, संसद बन गई, सदस्य चुनकर आ गए और सदन की प्रकृति भी तय हो गई। लेकिन इस पूरे सिस्टम को बिना किसी अराजकता के चलाने के लिए कुछ नियमों और रेफरी या अंपायरों की भी तो जरूरत होती है ना? हाँ, वरना तो सब आपस में लड़ पड़ेंगे। बिल्कुल। अनुच्छेद 87 से लेकर 96 तक का हिस्सा इसी सदन के संचालन की कहानी कहता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के तहत हर साल के पहले सत्र में दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं, जो असल में सरकार की नीतियों का ही एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। जी। इसके बाद सदनों को संभालने का जिम्मा पीठासीन अधिकारियों के हाथ में आ जाता है। राज्यसभा का मामला बड़ा दिलचस्प है। अनुच्छेद 89 कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। और इससे जुड़ा एक ऐसा तथ्य है जो किसी को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर सकता है। अनुच्छेद 97 में वेतन और भत्तों की बात की गई है। और आपको पता है, भारत के उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होने के नाते अपना कोई वेतन नहीं होता। अरे हाँ, मतलब पद उपराष्ट्रपति का है, लेकिन वेतन राज्यसभा चलाने का मिल रहा है। बिल्कुल। उन्हें जो वेतन भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, वो असल में राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके काम के लिए होता है। क्या बात है। ये एक बहुत ही तार्किक प्रशासनिक व्यवस्था है। दूसरी तरफ लोकसभा में अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष को अनुच्छेद 93 के तहत सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। लेकिन इन पीठासीन अधिकारियों को पद से हटाने की प्रक्रिया में संविधान निर्माताओं ने अपनी सबसे बेहतरीन चेक एंड बैलेंस की इंजीनियरिंग दिखाई है। बिल्कुल। अनुच्छेद 94 और 96 का प्रावधान, अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, सामान्य बहुमत नहीं। जी। इसका मतलब है कुल सदस्यों में से जो सीटें उस वक्त खाली हैं, मतलब जो रिक्त हैं, उन्हें हटाकर जो संख्या बचेगी उसका बहुमत। ये सुनिश्चित करता है कि अध्यक्ष को हटाने का फैसला कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं ले रहे हैं। और जब अध्यक्ष को हटाने का ये संकल्प सदन में चल रहा हो, तब अनुच्छेद 96 की एंट्री होती है। ये न्याय के मूल सिद्धांत कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता को लागू करता है। अच्छा, तो मतलब वो कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते? बिल्कुल। जब स्पीकर को हटाने पर बहस हो रही हो तो वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। और यहीं पर वो दिलचस्प विरोधाभास आता है। सामान्य दिनों में जब स्पीकर कुर्सी पर होता है तो वो वोट नहीं डालता,
वो तटस्थ रहता है। हम्म। लेकिन जब उसे खुद को पद से हटाने का प्रस्ताव चल रहा होता है तो वो निर्णायक मत या कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। इसके बजाय वो आम सांसद की तरह अपना एक सामान्य वोट दे सकता है। देखिए, ये कितना सुंदर संतुलन है। जब आप जज हैं तो आप खेल का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन जब आप कटघरे में हैं तो आपके पास कम से कम अपना बचाव करने और एक सामान्य प्रतिनिधि की तरह वोट देने का अधिकार जरूर होना चाहिए। ओह, इस पूरी संसदीय कार्यवाही को वैध बनाने के लिए दो और बेहद जरूरी नियम हैं, अनुच्छेद 99 और 100। अनुच्छेद 99 साफ कहता है कि संसद का सदस्य बनने के बाद सदन में बैठने से पहले शपथ लेना अनिवार्य है। जी बिल्कुल। अगर कोई बिना शपथ लिए सदन में जाकर बैठ जाए या वोटिंग में हिस्सा ले ले तो उस पर भारी आर्थिक जुर्माना लगता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठा की सार्वजनिक घोषणा किए बिना कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा ना ले। और इसके बाद आता है अनुच्छेद 100 यानी गण पूर्ति या कोरम। ये संसद का वो सेफ्टी वॉल्व है जो ये तय करता है कि देश के महत्वपूर्ण फैसले छिपकर या बहुत कम लोगों की उपस्थिति में न लिए जाएं। इसे समझना तो बहुत आसान है। ये किसी कॉलेज के उस सख्त नियम की तरह है जहां प्रोफेसर साफ कह देता है कि जब तक क्लास में कम से कम 10% छात्र मौजूद नहीं होंगे, लेक्चर शुरू ही नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। संविधान में भी यही कहा गया है कि किसी भी सदन की बैठक शुरू होने के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 1/10 हिस्सा वहां मौजूद होना ही चाहिए। जैसे लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने ही चाहिए। अगर इससे कम लोग हैं तो कार्यवाही को रोक दिया जाता है। और इसी अनुच्छेद 100 में कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का विस्तार से जिक्र है। जब किसी बिल पर वोटिंग होती है और मान लीजिए कि पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट एकदम बराबर हो जाए, मतलब एक टाई हो जाए। हाँ, एक टाई की स्थिति बन जाए, ऐसे में वो बिल अधर में लटक जाएगा। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए अध्यक्ष अपना निर्णायक मत डालता है। ये उन्हें हमेशा निष्पक्ष रहने पर मजबूर करता है। वे रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर उठकर तभी दखल देते हैं जब व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इसकी सख्त जरूरत होती है। अगर इस पूरी यात्रा को एक जगह समेटा जाए तो ये साफ हो जाता है कि अनुच्छेद 72 से 100 तक का ये हिस्सा महज पन्नों पर लिखे नियम नहीं है। ये सत्ता, जवाबदेही और संतुलन का एक बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर है। बिल्कुल। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद के विवेक से बंधी है। प्रधानमंत्री को हर खबर राष्ट्रपति को देनी है। सरकार का वकील महान्यायवादी है पर वो वोट नहीं दे सकता। और लोकसभा की लोकप्रियता को राज्यसभा का स्थायित्व संतुलित कर रहा है। इस पूरी डिजाइन को देखने के बाद ये विश्वास पक्का हो जाता है कि भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति या संस्था को कभी भी पूरी तरह से निरंकुश होने की इजाजत नहीं देता। लेकिन इस पूरी चर्चा के आखिर में एक ऐसा तथ्य है जो किसी भी जागरूक दिमाग को झकझोर सकता है। हमने संसद की संरचना की बात तो की, लेकिन अनुच्छेद 82 में एक ऐसा टाइम बॉम्ब छुपा है जिसकी टिक टिक अब बहुत तेज हो गई है। यहाँ इशारा परिसीमन या डिलिमिटेशन की ओर है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 82 के तहत यह तय किया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वे 1971 की जनगणना के आधार पर ही लॉक रहेंगी। हाँ। इसे साल 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि आज हमारी संसद में जो प्रतिनिधित्व का ढांचा है वो असल में आधी सदी पुरानी डेमोग्राफिक्स या जनसांख्यिकी पर खड़ा है। और 2026 अब बहुत करीब है। जब ये परिसीमन का लॉक खुलेगा तो ये सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल ला सकता है, क्योंकि जब 2026 में नई जनसंख्या के आधार पर सीटें दोबारा बांटी जाएंगी तो भारत के सत्ता समीकरणों में भारी उलटफेर होगा। बिल्कुल, एकदम जमीनी बदलाव होंगे। जिन राज्यों की जनसंख्या पिछले 50 सालों में तेजी से बढ़ी हैं, उनकी सीटें संसद में अचानक बढ़ जाएंगी। लेकिन जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को बहुत अच्छे से लागू किया, वे राज्य अपनी सीटें खो सकते हैं या उनका प्रभाव संसद में घट सकता है। और ये एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक और राजनीतिक चुनौती होगी। दक्षिण बनाम उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व और संसद के दोनों सदनों में सत्ता का नया संतुलन, ये एक ऐसा विषय है जो आने वाले दशकों की राजनीति तय करेगा। क्या ये लॉक खुलने के बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस नए दबाव को झेल पाएगा? क्या प्रतिनिधित्व का नया ढांचा इस मशीनरी को और मजबूत करेगा या फिर कुछ नए गतिरोध पैदा करेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसका जवाब ही भारत के विधायी भविष्य की नई इबारत लिखेगा।
इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगली बार ऐसे ही किसी और जटिल विषय की गहराई में उतरने के लिए।